नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, झारखंड टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इसके अतिरिक्त इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऐसी दशा में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। चूंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना टेस्ट देंगे, देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और दोस्तों आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा। तो झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैलिडिटी आप कोर्स है वो लाइफ टाइम की है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं हमेशा आप हमारे साथ उपलब्ध होंगे। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा 9415 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लिया है या जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, आप ईमानदारी से कम 1 घंटे रोज कॉन्सेप्ट को देखा करिए, मतलब कॉन्सेप्ट की क्लास किया करिए एप्लीकेशन पे। 40 मिनट आप जितना भी नोट्स दिया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहिए। एक टेस्ट आप रोज दीजिए और एक प्रीवियस ईयर को पेपर को आप रोज सॉल्व करिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जैसा कि मैंने बताया झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी नया बैच प्रारंभ है। यहाँ पे झारखंड टीजीटी पीजीटी के अनुसार सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको वीडियो क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और झारखंड स्पेशल भी कराया जाएगा। तो एडमिशन फीस 2000 रुपया दोस्तों। 2000 रुपये आप इस नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स का नोट्स भी उपलब्ध है। तो जो दोस्तों फीस रखी गई है उसको इस नंबर पे आप पेमेंट करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया, 10 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो नीचे जो दोस्तों नंबर दिया गया उस पर 300 रुपीज पेमेंट करके आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो अलग से आपको कोई भी टेस्ट सीरीज, नोट्स या पीडीएफ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट की क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी या झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी वीडियो लेक्चर, वहाँ पे सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ दोस्तों आपके करंट सारी चीजें वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए भाई, इजी से प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं कि जो मुद्रा प्रसार होता है ये अन्यायपूर्ण होता है तथा मुद्रा संकुचन जो होता है वो अनुपयुक्त होता है। ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई थी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रीता जी, चंद्रजीत जी, सुनीता जी, संजय जी, ललिता जी, मौसम कुमार जी, लाइफ टिप्स जी, अमरेश जी। चलिए बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो भैया बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात को आप जानते सभी लोग होंगे। लेकिन देखिए ये जो मुद्रा प्रसार होता है इसका मतलब क्या हुआ सर? तो देखिए छोटी सी बात है, मुद्रा प्रसार के अंतर्गत क्या होता है कि कीमतों की वृद्धि होती है, वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि होती है, मतलब एक तरीके से महंगाई आता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो क्या होता है भैया कि उत्पादन का स्तर बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ वस्तुओं की मांग के बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों कि मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान होने लगती है, अर्थात महंगाई आने लगती है। और वही जब मुद्रा संकुचन होता है तो ये किसकी स्थिति है? ये मंदी की स्थिति है। यहाँ पे क्या होता है
कि यहाँ पे क्या होता है कि वस्तुओं की मांग कम होती है। जब वस्तुओं की मांग कम होगी तो जाहिर सी बात है भैया कि उत्पादन का स्तर कम होगा। जब उत्पादन का स्तर कम होगा तो जाहिर सी बात है जब उत्पादन ही नहीं होगा तो मंदी की स्थिति में जो देश है वो चला जाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो मुद्रा प्रसार है इसमें क्या होता है, कम से कम उत्पादन का स्तर बढ़ा होता है और उत्पादन का स्तर ज्यादा होने के कारण मांग व पूर्ति क्रियाशील होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि कीमतों में वृद्धि आती है। लेकिन मुद्रा संकुचन क्या होता है कि इसमें मंदी की स्थिति विद्यमान हो जाती है, उत्पादन का स्तर बहुत कम हो जाता है। तो भैया हम दोनों में से किसी एक को चाहेंगे तो किसको चाहेंगे कि मुद्रा प्रसार हो, कम से कम क्या महंगाई बढ़ रही लेकिन मांग व पूर्ति तो क्रियाशील है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जे एम केन्स ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो दीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य है। थोड़ा सा आराम से करिएगा, इन प्रश्नों को गलत नहीं करना है क्योंकि ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को क्या करना है भैया, गलत बिल्कुल नहीं करना है और अगर जो गलतियां करते हैं तो ये क्षम्य नहीं होंगी। ठीक है, चलिए भाई बताइए सुदीर्घकालिक गतिहीनता। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्या लगाएंगे कि देखिए भैया हम जब आर्थिक विकास पढ़ते हैं या आर्थिक समृद्धि पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास में क्या होता है कि अगर जो कोई देश विकास कर रहा है ना तो वो क्रमिक रूप से विकास करेगा या समृद्धि कर रहा है तो क्रमिक रूप से करेगा और दीर्घ काल में करेगा। जैसे 2019 में किया, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार वो करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 20 में थोड़ी सी वृद्धि हुई, 21 में कमी आ गई, 22 में थोड़ी सी वृद्धि हुई, 23 में थोड़ी सी कमी आई, ऐसा नहीं होता है। वो सुदीर्घकालिक क्या होता है दोस्तों, ये क्रम लगातार दीर्घ काल तक क्या होता है, चलता रहता है। तो वहाँ उसी का कॉन्सेप्ट ये भी है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी की बात बोल रहे हैं कि क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो सुदीर्घकालीन एक होती है समृद्धि, तो सुदीर्घकालीन समृद्धि से आशय क्या है कि क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में वृद्धि होती है। लेकिन सुदीर्घकालिक गतिहीनता का आशय क्या है कि क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय है। चलिए भैया मुद्रास्फीति मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या है, मुद्रास्फीति आम बोलचाल की भाषा में क्या है, महंगाई है। ठीक है, हम महंगाई को कैसे नियंत्रित करेंगे भैया बताइए। डर और आतंक का एक वातावरण बनाकर क्या इससे हम निपट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी की तरफ कितने लोग जाएंगे, डी वाला कोई है, डी वाला कोई है, डर एवं आतंक की बात कोई करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो भैया देखिए बहुत इजी सी बात होती है कि अगर जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मांग है वो पूर्ति के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही। मतलब मांग बहुत ज्यादा है लेकिन जो पूर्ति हो पा रही है वस्तुओं की वो क्या है, कम हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्पादन का स्तर को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो मांग व पूर्ति क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी वस्तुएं हैं मार्केट में, थोड़ी सी वस्तुओं का अगर जो उत्पादन हो रहा है और मांग बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आएगी। लेकिन अगर जो वस्तुओं की मात्रा को हम मार्केट में ज्यादा कर दें तो उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा कि मांग व पूर्ति संतुलित हो जाएगी। एक बात आपके दिमाग में और आना चाहिए कि अच्छा एक बात तो ये होगी कि आप उत्पादन के स्तर को बढ़ा देंगे। दूसरी बात आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि हम जो मुद्रा की मात्रा है अर्थव्यवस्था में इसको क्या करें, अर्थव्यवस्था से बाहर कर दें। ठीक है, फिर आपको याद आना चाहिए अच्छा सर सरकार क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मंदी की स्थिति में किस तरीके का बजट अपेक्षित होता है। चलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न आपको इजी मिलेंगे, उसके बाद सारी चीजें मजेदार होने वाली है। ठीक है, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई बता दीजिए मुझे कि अगर जो स्थिति है मंदी की, मंदी मतलब क्या है कि उत्पादन का स्तर बहुत कम है
कोई निवेश करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, उत्पादन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया वस्तुओं की मांग नहीं हो रही है। तो जब वस्तुओं की मांग नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, तो आय क्या होगा? एक उत्पादक जो होगा वो आय को अर्जित नहीं कर पाएगा। जब आय को अर्जित नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? प्रेरित निवेश के लिए हतोत्साहित हो जाएगा, मतलब निवेश करेगा ही नहीं वो। तो ये मंदी की स्थिति में चीजें बनी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करिए आप कि घाटे की बजट बनाइए। मतलब घाटे का बजट मतलब क्या हो गया कि जो सरकार की आय है वो कम है, लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय जो है वो ज्यादा कर रही है। इससे क्या होगा कि मुद्रा की मात्रा आम जनमानस के पास पहुंचेगी और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, और उससे क्या होगा दोस्तों? मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो उसी के अनुसार पूर्ति में भी वृद्धि की जाती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजारों के प्रवाह द्वारा गिरावट आती है तो इसे क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भैया। इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर कर दिया करिए। क्लास आपकी है, क्लास आपकी है, तो थोड़ा लाइक शेयर करते रहिए। चलिए भाई बता दीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में गलत होने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जो ध्यान से नहीं करेंगे तो ठीक है। तो अच्छी सी बात है भाई कि जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों के द्वारा गिरावट आती है तो ये जो बात होती है इसे हम क्या बोलते हैं? अस्फीति बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छी सी बात है कि जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रभावों द्वारा गिरावट आती है तो इसे अस्फीति बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारत में निकट वर्षों में मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार निम्न रूप में पाया जाता है। मुद्रास्फीति मतलब भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, वो हाल के वर्षों में बेसिकली किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है भैया, क्या कारण है उसका? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इजी सी बात होगी, छोटी सी बात होनी चाहिए, दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में बातें आने का एक प्रोसेस है। क्योंकि हाल के वर्षों में लगातार हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि मांग में वृद्धि होगा। ठीक है, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो ज्यादा मांग होगी, और जब ज्यादा मांग हो जाएगी भैया तो ये तो बात हो जाएगी मांग जनित स्फीति की। ठीक है, तो अगर जो वस्तुओं के मांग के कारण, अगर जो वस्तुओं के मांग के कारण महंगाई आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला है कि यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? चलिए भाई बताइए। पूर्ण रोजगार की स्थिति है मतलब उत्पादन के स्तर को उत्पादन का स्तर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी बात होगी जो आपकी अर्थव्यवस्था में महंगाई को बढ़ा देगी, अर्थात मुद्रास्फीति को जन्म देगी? चलिए भाई बता दीजिए। मजा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा आप लोग को आज के सेशन में। ठीक है, क्योंकि ये प्योरली दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे प्रश्नों की भरमार होती है। ठीक है, तो मजा आना चाहिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, क्या कहेंगे? डी बोलेंगे सभी लोग, सभी लोग डी बोलेंगे। अगर जो डी बोल रहे हैं भैया तो एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष करों में आप क्या कर दीजिए? कमी कर दीजिए। ठीक है, तो यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? तो भैया अगर जो अप्रत्यक्ष करों में आप कमी कर देंगे तो लोगों के पास अगेन मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो आपको पता ही है कि मुद्रास्फीति आता है, अर्थात महंगाई आती है। अगला प्रश्न है बच्चों वाला कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। क्या होगा, क्या उत्तर होगा? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। इजी सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए भाई। भारती साहब गलत क्यों कर रहे हैं? ऐसे प्रश्नों को गलत कर
करना क्या है, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया भाई। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, फिलिप्स प्रक्रिया के अंतर्गत हम भैया यही तो देखते हैं ना कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महंगाई होती है और जो बेरोजगारी होती है, इसमें व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। तो इजी सी बात है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की प्राकृतिक दौर पे लौट आएगी जब। चलिए देखिए, स्टार्टिंग में थोड़े से आपको आसान प्रश्न मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। ठीक है, चलिए बिल्कुल अगला प्रश्न है, बता दीजिए मुझे आप थोड़ा सा कि फिलिप्स वक्र के अनुसार जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पे लौट आएगी, कब लौट आएगी भाई? अच्छी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर वही बात, ठीक है, क्या याद आना चाहिए कि जो मजदूरी दर होता है और जो बेरोजगारी होती है, इसके मध्य इन्होंने विपरीत संबंध बताया था। याद आया था कि नहीं आया था? याद आना चाहिए था। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पे लौट आएगी जब स्फीति जो होगा मौद्रिक मजदूरी में बढ़ोतरी से क्या हो, अधिक हो। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मजदूरी दर और बेरोजगारी के मध्य क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, एक दो लोग गलत भी बोल रहे हैं, तो भैया छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर लौट आएगी कब? जब स्फीति मौद्रिक मजदूरी में बढ़ोतरी से अधिक हो, क्योंकि इन्होंने मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगारी में विपरीत संबंध को बताया था। अगला प्रश्न आपके सामने इजी सा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जनांकिकीय लाभांश की परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जनांकिकीय लाभांश, फिर याद आ जाना चाहिए। अच्छा सर जी, जनांकिकीय लाभांश मतलब क्या? ये 15 से लेकर के 64 वर्ष की बात होती है। 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष के आयु वर्ग की, मतलब इन दोनों 15 से 64 वर्ष के बीच में जो लोग जीवन यापन करते हैं उसकी बात होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी की तरफ अगेन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, है ना? डी की तरफ अगेन बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई भाई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कार्यशील आयु की जनसंख्या के हिस्से में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। और बहुत सारे बहुत सारे देश जो हैं वो वर्तमान समय में इसीलिए परेशान है क्योंकि उनके पास जो कार्यशील जनसंख्या है वो कम है, अर्थात 15 से 64 वर्ष के बीच के लोगों की संख्या कम है। लेकिन भारत में 15 से 64 वर्ष से के बीच में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि कार्यशील आयु की जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि होती है। तो जो 15 से 64 वर्ष के बीच में है उसका मतलब ये है कि वो कार्य करने के लिए सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, चलिए बिल्कुल ठीक है। अगला, विवेकपूर्ण प्रत्याशा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, बताइए। थोड़ा आराम से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा कथन गलत है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, गलती की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे विवेक प्रत्याशा की बात करें दोस्तों, तो आपको एक अर्थशास्त्री याद आने चाहिए जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट लुकास। ठीक है, रॉबर्ट लुकास साहब आपको याद आने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था दोस्तों? उन्होंने कौन सी बातें गलत बताई थी? तो उन्होंने कहा था कि इसका अर्थ है कि मांग में अप्रत्याशित परिवर्तनों का बेरोजगारी और कीमत स्तर पर दोनों पर अस्थायी प्रभाव होते हैं। ये बात गलत है। बाकी दोस्तों जो आपकी यहाँ पे बातें दी गई हैं कि इसका अर्थ यह है कि मांग में प्रत्याशित परिवर्तनों का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात उन्होंने कही थी। यह मानता है कि जत्था द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान औसतन सही होते हैं, ये भी बात ठीक है। और यह मानता है कि लोग सभी सूचनाओं पर विचार कर काम करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलती की बात की गई है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और याद रखिएगा
विवेकपूर्ण प्रत्याशा की बात कौन करता है? रॉबर्ट लुकास साहब। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, प्रत्याशा वर्धित फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित संबंध निम्नलिखित में से किससे सही है? चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, कितने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या अत्यंत ही कम है, बहुत कम है भाई। ऐसा क्यों है? थोड़ा लाइक शेयर जरूर किया करिए। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग बी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा सर, फिलिप्स ने 1958 के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था दोस्तों? एक सारणी तैयार की थी और उस सारणी के माध्यम से उन्होंने ये इस बात को व्यक्त करने का प्रयास किया था कि मौद्रिक मजदूरी तथा बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध होता है। मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगारी के मध्य क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। और ये दोस्तों दीर्घकाल की बात करते हैं, तो ये केवल दीर्घ अवधि की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्रत्याशा वर्धित फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों केवल और केवल दीर्घकाल से। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि जो मजदूरी होती है और जो बेरोजगारी होती है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है और दीर्घकाल की बात करते हुए ये कहते हैं। ठीक है, तो ए करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। विचार करके आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों पे आप विचार करिए और विचार करके सही कथन को बताना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठते हैं ना तो ये वाला तो विचार करने वाली बात पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट दिया रहता है उसको नहीं पढ़ते हैं। तो कई बार इसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है या इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अमूमन लोग मान के चलते हैं कि सही की बात कर रहा है, ये नीचे वाले लाइन को नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सी में ऐसा क्या है भाई? सी में ऐसा क्या है जो सभी लोग जा रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के दर के बीच प्रतिलोम संबंध बताता है। तो ये तो हमने कई बार आपको आज ही की क्लास में बता दिया। एंजिल लॉ के अनुसार जैसे आय बढ़ती है भोजन पर वास्तविक खर्च बढ़ने पर भी भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात कम होता है। तो भैया एंजिल नियम ये हमको कहता है, कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा और ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। आपके पेपर में दोस्तों देखिए इन प्रश्नों का वेटेज, इस प्रकार के प्रश्नों का वेटेज बढ़ने वाला है। ठीक है, और जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर थोड़ा सा ठीक ठाक कर देगा वो बढ़िया कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आप मुझे आराम से बताइएगा। पहली बात का अभिकथन में कहा जा रहा है कि मुद्रावादी फिलिप्स वक्र विश्लेषण से असहमत थे। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है कि जो मुद्रावादी थे उन्होंने फिलिप्स वक्र विश्लेषण को क्या बताया था? गलत बताया था। मतलब असहमत थे तो गलत ही तो बताएंगे। और कारण दिया गया है कि प्रतिशत बेरोजगारी दर के साथ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर का कोई अद्वितीय तदनुरूप मान नहीं है। आराम से करिएगा भैया, गलत नहीं होना है, गलत नहीं होना चाहिए, आराम से। ठीक है, बिल्कुल सही है। बी वाले जितने लोग भी हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सभी लोग भी बताएंगे, सभी लोग भी बताएंगे। क्यों भी बता रहे भाई? थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो, थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ये जो मुद्रावादी हैं ये कहते हैं कि फिलिप्स वक्र विश्लेषण से असहमत थे। ठीक है, तो बात तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए फिर प्रतिशत बेरोजगारी दर के साथ प्रतिशत मुद्रास्फीति
दर का कोई अद्वितीय तदनुरूप मान नहीं होता है। तो भैया इसी के आधार पे ही तो मुद्रावादी जो है वो कहते हैं कि फिलिप्स वक्र जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। इसी स्टेटमेंट के आधार पे ही तो ये कहते हैं। तो ये तो कनेक्ट कर गया यार। तो सभी लोग, किसी ने भी ए नहीं बोला, किसी ने भी ए नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? भाई यही बात कह के तो ये कहते हैं मुद्रावादी कि फिलिप्स वक्र विश्लेषण जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई। तो जितने लोग भी अब ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होगा। तो मुद्रावादी फिलिप्स वक्र विश्लेषण से असहमत थे, बात 100% ठीक है। उसके बाद कारण उन्होंने बताया कि जो प्रतिशत बेरोजगारी दर है के साथ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर का कोई अद्वितीय तदनुरूप नहीं होता है। और फिलिप्स वक्र में ये कहा गया था कि जो बेरोजगारी की दर होती है वो क्या होती है दोस्तों? मुद्रास्फीति के साथ उसका विपरीत संबंध होता है। छोटी सी बात थी, तो फिर कैसे गलत होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यही तो बात थी, और क्या थी? अगला प्रश्न है कि बताइए, ठीक है, कि फिलिप्स वक्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? चलिए भैया, फिलिप्स वक्र की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? आपको आराम से इस प्रश्न का उत्तर करना है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर याद आना चाहिए। अच्छा सर, फिलिप्स वक्र में क्या होता है कि बेरोजगारी और बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के मध्य विपरीत संबंध को ये बताते हैं। ये दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी, ठीक है, बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी, ध्यान रखिएगा। तो क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। अच्छी बात है। फिलिप्स वक्र के इर्द गिर्द फंदा होता है, ये कौन सी बात हो गई भाई? सभी लोग डी बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि कीमत प्रत्याशाएं अनुकूली होती हैं? इन्होंने कीमत प्रत्याशाओं को अनुकूल नहीं बताया है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। पता नहीं डी में आपको क्या दिख रहा है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि क्योंकि यहाँ पे गलत की बात कर रहा है। तो फिलिप्स वक्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कीमत प्रत्याशा अनुकूली होती है। नहीं, कीमत प्रत्याशा को अनुकूल इन्होंने दोस्तों नहीं बताया। जब आप इनकी मान्यताओं को पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे इस बात को। तो कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं भैया, इतना गलत क्यों कर रहे हैं? आज बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र का ढलान ऊर्ध्वाधर होता है, और तर्क दिया गया है कि भावी मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशाएं ही दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विकल्प की गैर मौजूदगी का मूल कारण है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? बढ़िया प्रश्न है, आराम से करिएगा, ठीक है। और जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र का ढलान क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। ये बात बिल्कुल दोस्तों ठीक है। फ्रीडमैन साहब को जब आप पढ़ेंगे फिलिप्स वक्र की आलोचना करते हुए, तो ये बात दोस्तों आप वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई यहाँ पे समस्या की बात नहीं। भावी मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशाएं ही दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विकल्प की गैर मौजूदगी का मूल कारण है। एब्सोल्युटली राइट है भैया, ये भी बात ये कहते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है? एक ये वाला जो आर वाला तर्क है वो ए को डिफाइन नहीं कर रहा है। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? अलग अलग स्टेटमेंट है। ये बोलेंगे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया ए के तरफ, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ए के तरफ। भाई अगेन थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए,
अगेन थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, अगेन थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। ये कह रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र का ढलान क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल बात ठीक है। और ऊर्ध्वाधर क्यों होता है? क्यों होता है भैया? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भावी मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशाएं ही दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विकल्प की गैर मौजूदगी का मूलभूत कारण है। नहीं, ये कारण जो है ये ऊर्ध्वाधर ढलान होने का नहीं है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है दोस्तों? अलग अलग है, एक स्टेटमेंट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं वो क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लगातार उत्तर भी चेंज कर रहे हैं, लगातार अपने उत्तर को भी भैया आप चेंज कर रहे हैं। देखिए, छोटी सी बात है, अब जो है वो ठीक तरीके से समझिए मेरी बात को। ठीक है, देखिए अब ठीक तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब तक तो जो बातें हो रही थी वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हो रही थी। अब देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र का ढलान क्या होता है? ऊर्ध्वाकार होता है। ये बात दोस्तों 100% ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन क्यों ऊर्ध्वाकार होता है इसका तर्क देते हुए ये कहते हैं कि भावी मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशाएं ही दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विकल्प की गैर मौजूदगी का मूल कारण होता है, और इसी के कारण ये क्या होता है? ऊर्ध्वाकार होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ए की तरफ जा रहे थे ना, एक बार मैंने बोल दिया कि ए होना चाहिए तो सभी लोग अपना उत्तर चेंज करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है कि मूल फिलिप्स वक्र निम्न में से दो में संबंध बताता है। चलिए भैया, अभी हम बार बार इस बात की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं कि फिलिप्स वक्र किसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये भैया देखिए, छोटी सी बात है, फिलिप्स वक्र के अंतर्गत बेरोजगारी की दर और साथ ही साथ दोस्तों मजदूरी की दर में विपरीत संबंध बताया गया है कि नहीं? इजी सी बात है कि नहीं? फिलिप्स वक्र के अंतर्गत हम लोग यही तो देखते हैं कि जो फिलिप्स साहब थे उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी होती है और जो मजदूरी की दर होती है उसमें विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तो भैया यहाँ पे बेरोजगारी की दर दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है? मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की दर दिया गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, 1 और 3 बोल रहे हैं, भैया एब्सोल्युटली आप ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विकासशील देशों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलाभकारी क्या है? चलिए, विकासशील देश की प्रॉपर्टीज आपको याद आनी चाहिए। कोई आपसे पूछते कि सर ये बता दीजिए कि विकासशील देश की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और अगर जो आपने पहले से नहीं थोड़ा सा ध्यान दिया है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो भैया छोटी सी बात है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में थोड़ा सा कम होता है और द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ता है। देश का क्या होता है? संरचनात्मक विकास होता है। ठीक है, ये मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है पीजीटी के इंटरव्यू में कि ये पूछ लेता है कि ये बताइए कि विकासशील देश की प्रॉपर्टीज क्या होती है। भारत एक विकासशील और अल्प विकसित देश दोनों कहा जाता है। ऐसा क्यों है भाई, क्यों कहा जाता है? तो अल्प विकसित हम इसलिए कहे जाते हैं दोस्तों क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊंचा है। ठीक है, लोगों का रहन सहन बहुत नीचा है। और विकासशील क्यों है? क्योंकि भैया सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय आय में योगदान हमारा क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विकासशील देशों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलाभकारी क्या होगा? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं भैया? अलाभकारी की बात कर रहे हैं, ध्यान से करिएगा। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलाभकारी क्या है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात तथा निर्मित वस्तुओं का आयात करना। ठीक है, देखिए विकासशील देश है उसके लिए क्या लाभकारी नहीं होगा? तो लाभकारी क्या नहीं होगा कि हम प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात कर दें। तो भैया अगर जो हम प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो जो साधन प्रचुर मात्रा में हमारे पास हैं उन साधनों से हमको उत्पादन करके क्या करना चाहिए दोस्तों कि उत्पादन को बेचना चाहिए, ना कि अपने प्राथमिक वस्तुओं को बेचना चाहिए। और भी निर्मित वस्तुओं का अगर जो हम आयात करेंगे दोस्तों तो इस पर क्या होगा? इस पर क्या होगा दोस्तों? इस पे जो होगा हमको भारी मात्रा में क्या करना पड़ेगा कि विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये अलाभकारी होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि ये बता दीजिए कि बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के मूल सिद्धांत है। अच्छा सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के मूल सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार पद्धति मतलब बहुत पक्षों की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या उत्तर होगा? थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिए, निवेदन है सभी लोगों से। तो भैया जाहिर सी बात है कि इसके अंतर्गत जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग उत्तर कर रहे हैं, अभेदीकरण पाया जाता है। भैया यहाँ पे बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के अंतर्गत क्या होता है? एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता होती है। ठीक है, आप किसी को क्या कर सकते हैं? चीट नहीं कर सकते हैं। पारस्परिकता होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो पारस्परिकता होगी ही। और साथ ही साथ में दोस्तों घरेलू सुरक्षा उपाय भी अपनाए जाएंगे ताकि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनको हम क्या कर सकें? संरक्षित कर सकें। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ए होना चाहिए यार, गलत हो रहा है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ए होना चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे 1, 2 और 4 सही है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। अभेदीकरण होता है, पारस्परिकता होती है भैया, क्योंकि बहुपक्षीय व्यापार के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे हम समझौते भी तो करते हैं ना। जब समझौते करेंगे तो पारस्परिक निर्भरता एक तरीके से आएगी। और हम क्या करते हैं? घरेलू सुरक्षा अपनाते हैं, क्योंकि भैया अगर जो हम विदेशों से व्यापार कर रहे हैं तो हमको अपने देश के अंतर्गत जो उद्योग हैं उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि थोड़ा सा प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुत से विकासशील देशों का यह तर्क है कि श्रम मानक मुक्त व्यापार में बाधा बनते हैं और कारण दिया गया है कि उनका प्रतियोगी लाभ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सस्ता श्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर करिए। सभी लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है जहाँ पे हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी थियरी दोस्तों कंप्लीट नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी है कि A to Z सभी तरीके से मैं आपकी तैयारी दोस्तों कराऊं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है। वहाँ पे A to Z सारे कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा ही पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के वहाँ पे पूरे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते हैं दोस्तों, करंट भी मेरे द्वारा करवा दिया जाता है। तो दोस्तों ईमानदारी से वहाँ पे आप पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग बी की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग बी की तरफ जा रहे हैं। तो जितने लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है भैया, कि बहुत से विकासशील देशों का यह तर्क है कि श्रम मानक मुक्त व्यापार में बाधा बनते हैं। एब्सोल्युटली दोस्तों ये बात राइट है।
और उनका प्रतियोगी लाभ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सस्ता श्रम है। बात दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो इंडिया की बात करें और चाइना की बात करें तो इंडिया में थोड़े से श्रमिक क्या है, महंगे हैं, चाइना में थोड़े से क्या है, सस्ता है। तो बात तो दोस्तों दोनों सही है कि नहीं है? दोनों सही भी है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए रखने और सामान्य बाह्य टैरिफ पूंजी और श्रम की निर्बाध गतिशीलता और सरकारी नीतियों तथा मुद्रा नीति में कुछ सीमा तक एकीकरण बनाए रखने के लिए दो देशों के बीच होने वाले करार को क्या कहा जाता है? ध्यान से भैया, ये दो देशों के बीच के करार की बात कर रहा है ना? ये देखिए किसकी बात कर रहा है? दो देशों के बीच व्यापार की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है जो लोग भी बी के तरफ जा रहे हैं ना, मुझे पता है कि आप बी करेंगे, इसीलिए मैंने हिंट किया कि दो देशों के बीच होने वाले करार की बात की जा रही है। इसीलिए मैंने हिंट किया कि दो देशों के बीच होने वाले करार की बात की जा रही है। भैया देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए रखने और सामान्य बाह्य टैरिफ मतलब प्रशुल्क की बात कर रहा है और पूंजी और श्रम का निर्बाध गतिशीलता और सरकारी नीतियों तथा मुद्रा नीति में कुछ सीमा तक एकीकरण बनाए रखने के लिए दो देशों के बीच होने वाले करार को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ये आएगा दोस्तों आर्थिक संघ के अंतर्गत। आर्थिक संघ नहीं करार करवाता है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। देखिए दोस्तों यहाँ से 90% चांस है कि इस 4 में से एक प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में पूछ लेगा, है ना? 90% चांस है कि इसमें से एक प्रश्न टीजीटी पीजीटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लेगा। चलिए क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? एडम स्मिथ साहब की बात करें तो यार सबको याद आना चाहिए, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ साहब ने। डेविड रिकार्डो साहब को आप कैसे भूल सकते हैं? भूल जाएंगे क्या? नहीं भूल सकते हैं ना। ये भैया तुलनात्मक लाभ की बात करते हैं और सॉरी ओलिन की बात करें तो ये उपलब्धता सिद्धांत से संबंधित है और क्रेविस साहब के बारे में आप लोग को पता ही हुआ दोस्तों, संसाधन विपुलता से संबंधित है। तो सभी लोग ठीक कर रहे हैं, 3 4 2 1 कर रहे हैं ना, तो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उसके प्रतिपादन के काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि अगर जो आप वाकई में दोस्तों आपने अगर जो कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भैया रिकार्डो साहब कब आते हैं, कब एडम स्मिथ साहब आते हैं, कब लियोन्तिफ साहब आते हैं। तो इसके आधार पे बहुत आसानी से कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, इसमें बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस इतना सा है कि आपने क्रम से अगर जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भैया? सबसे पहले तो हमारे कौन आएंगे? एडम स्मिथ साहब आएंगे ना। कब आते हैं? 1776 में आते हैं एडम स्मिथ साहब। ठीक है, तो क्या उत्तर दे रहे हैं भैया? उसके बाद दोस्तों 1817 में हमारे रिकार्डो साहब आते हैं, तो निरपेक्ष लागत का सिद्धांत दूसरा। उसके बाद दोस्तों कौन आता है? रिकार्डो साहब। तो 2 और 1 कहाँ दिया गया है? 2 और 1 तीसरे में दिया गया ना। उसके बाद संसाधन प्रचुरता सिद्धांत और फिर लास्ट में दोस्तों लियोन्तिफ विरोधाभास। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। संसाधन प्रचुरता मतलब आपको याद आना चाहिए किसकी? हेक्सचर साहब की। हेक्सचर साहब कब आते हैं? 1919 में आते हैं। और लियोन्तिफ की बात किया जाए दोस्तों तो 1951 में आते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, रिकार्डो के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में तुलनात्मक लागत
सॉरी तुलनात्मक लाभ इस कारण से होता है। चलिए भाई बता दीजिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा? इजी सी बात है, ये तो बहुत इजी सी बात हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो रिकार्डो का व्यापार सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? श्रम के मूल्य सिद्धांत पे आधारित है ना? श्रम के मूल्य सिद्धांत पे आधारित है ना? चलिए आराम से करिए भैया। बहुत गलती हो रही है यार, बहुत गलती हो रही है, बहुत सारी गलतियां हो रही है। ठीक है, श्रम के मूल्य सिद्धांत की अगर जो बात करें दोस्तों, तो वहां पे वो लोग किसकी बात करते हैं रिकार्डो साहब? मजदूरी लागत में भिन्नता की बात करते हैं, यानी मजदूरी लागत में अंतर की बात करते हैं। तो केवल और केवल दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर जो कारक के जगह पे साधन दिया होता तब जाके आप बी को सही मानते। ठीक है, कारक मूल्य पर परिभाषित कारक प्राचुरता, नहीं भैया ये दोनों गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है। तो केवल और केवल जो उत्तर होगा ये क्या होता है? केवल और केवल जो इसका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गलती नहीं करना है यार, अब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलती होनी भी चाहिए तो 5 से 10%, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा धैर्य बना करके थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा समय लेके प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, थोड़ा सा समय लेके प्रश्न का उत्तर करिए, 2-4-5 सेकेंड थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि लियोन्तिफ पैराडॉक्स ने हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी का खंडन किया। क्या ये बात ठीक है? पढ़े होंगे तो जानते होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम गहन उत्पादों का निर्यात किया जाता है। पढ़े तो भैया बिल्कुल होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इजी सी बात है भाई, यही तो आप देखते हैं कि लियोन्तिफ साहब ने हेक्सर-ओह्लिन का क्या किया था? खंडन किया था और बताया था कि संयुक्त राज्य किसके आधार पे किया था? कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम गहन उत्पादनों का क्या होता है? निर्यात होता है। तो बच्चों वाली बात है भैया, यह स्पष्टीकरण तो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसके आधार पे खंडन किया था? बी क्यों बोल रहे हैं भाई? ये किसके आधार पे इन्होंने हेक्सर-ओह्लिन थ्योरी का खंडन किया था? इसी आधार पे ना कि श्रम सघन उत्पादन का संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात करता है, इसी के आधार पे किया था ना। तो एक दूसरे को ये डिफाइन तो कर ही रहा है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए अच्छा सा प्रश्न है, आराम से करिएगा। तो इजी सी बात है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, समूह 1 को समूह 2 से सुमेलित करना है। सुमेलित करके आप बताइए मुझे क्या उत्तर होगा। एडम स्मिथ साहब अगेन आ गए। तो भैया ये तो निरपेक्ष लाभवाद के सिद्धांत को देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे डेविड रिकार्डो साहब आ गए। तो डेविड रिकार्डो साहब तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की बात करते हैं। ओह्लिन साहब की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि ये एंडाउनमेंट सिद्धांत की बात करते हैं। और क्रेविस साहब जो हैं ये उपलब्धता साधन की बात करते हैं। तो अमूमन दोस्तों सेम प्रश्न हम लोगों ने अभी देखा है। अगला प्रश्न है कि अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? चलिए भाई बता दीजिए मुझे। और जितने लोग भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं कर रहे भैया। क्लास आपके लिए है, 2 घंटे की क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ, फिर भी आप लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। देखिए कितना कम लाइक और शेयर है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर किया करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, हमारे देश के एक अर्थशास्त्री हुए जिसका नाम था जगदीश भगवती, उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बार हम लोगों ने इस प्रश्न में डिस्कस किया है कि अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो जगदीश भगवती ने। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया, थोड़ा सा आराम से करिएगा, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, अभिकथन में दिया गया है कि जगदीश भगवती ने कहा कि एक देश
अपनी समृद्धि प्रक्रिया में इमराइजिंग ग्रोथ और व्यापार शर्तों में अवनति का अनुभव करती है। ठीक है, ठीक है। और तर्क दिया गया है कि देश के निर्यातों के लिए मांग की आय लोच अधिक होती है। बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आप भैया जगदीश भगवती को पढ़ेंगे तो वो यही कहते हैं ना कि वैश्वीकरण से क्या होता है, वैश्वीकरण के देश के दौर में जब देश क्या करता है, व्यापार करता है, तो उससे उसको क्या मिलता है, लाभ की प्राप्ति होती है ना। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं ना, तो भाई कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी कि जगदीश भगवती ने कहा कि एक देश अपनी समृद्धि प्रक्रिया में इमराइजिंग ग्रोथ और व्यापार शर्तों में अवनति का अनुभव करता है। एब्सोल्युटली ठीक है। यहाँ में दोस्तों आपको प्रेविस साहब भी याद आने चाहिए, प्रेविस साहब आपको याद आने चाहिए, बार बार मैं बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि देश के निर्यात के लिए मांग की आय लोच क्या होती है, अधिक होती है। तो इसी के आधार पर इन्होंने ये बात कही थी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अभिकथन अगेन दे दिया गया है और तर्क दे दिया गया है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अभिकथन और तर्क। चलिए देखिए, सन्नी गुप्ता जी पूछ रहे हैं जगदीश भगवती कहाँ मिलेंगे। जगदीश भगवती आपको दो जगह पे मिलेंगे, एक जब आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे तब मिलेंगे, और जब आप दूसरी जगह मिलेंगे जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब मिलेंगे। ठीक है, दो जगह मिलेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई भैया थोड़ा ध्यान दीजिए यार, गलतियां हो रही है। सुदूरोत्तर समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास प्रक्षेप पथ के उच्चतर स्थिति पर होता है। भैया बिल्कुल ठीक है, जब आपके समय में सुधार आता है, जब आप लगातार क्या करते हैं दोस्तों, विकास करते हैं। सुदूरोत्तर समय से मतलब क्या है कि जब आपका जो समय है वो बदल रहा है, आप लगातार विकास के पथ पे क्या है, निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या होंगे, आप अपनी उच्च सीमा पे होंगे। ये बात दोस्तों कहीं भी कोई समस्या क्रिएट नहीं करता है, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। और व्यापार विकास का एक इंजन है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है भैया। अर्थशास्त्री कहते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, विकास का एक इंजन है। किसने कहा था, कमेंट करके बताइए कि ये बात किसने कही थी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। ये बात किसने कही थी, कमेंट करके आप जरूर मुझे बताइएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो भैया बात तो ये दोनों ठीक है, लेकिन ये जो तर्क है वो अभिकथन को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की व्याख्या ए नहीं कर रहा है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि व्यापार की एकल व्यापार शर्त, सॉरी व्यापार की एकल व्यापार शर्त इनके द्वारा दी गई, क्या क्या दिया गया भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं, रॉबर्टसन और एबरलर। ठीक है, चलिए कि व्यापार की एकल कारक शर्त किसके द्वारा दी गई है, मतलब किस फॉर्मूले के द्वारा बताई गई है, आपको याद आना चाहिए भैया। किसकी, व्यापार की एकल कारक शर्त की बात किसने की थी, तो जैकब वाइनर साहब ने किया था। याद आया कि नहीं आया, एकल की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इसकी गणना के लिए व्यापार की क्या होती है दोस्तों, वस्तु शर्तों सूचक को घरेलू निर्यात उद्योगों में उत्पादकता परिवर्तन के सूचक से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, पी एक्स अपान पी एम इंटू क्यू एक्स। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है भैया। ये एकल कारक शर्त की बात कर रहा है, और एकल कारक शर्त की बात अगर जो करें तो ये जैकब वाइनर साहब ने दिया था। और आय कारक की बात किसने की थी, अब कमेंट करके बताइए। ठीक है, आय कारकों की बात किसने की थी, अब कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक नियोजक के लिए तकनीकों के चयन के संदर्भ में तकनीक का औचित्य किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है भैया, बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। इजी सी बात है, बढ़िया सी बात है, प्रश्न में कुछ है नहीं, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को समझिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब जो लोग डोरेंस की बात बोल रहे हैं, आय व्यापार शर्त की बात जितने लोग भी कर रहे हैं वो डोरेंस होंगे। ठीक है, और एकल कारक शर्तों की बात करें तो जेकब वाइनर। गलतियां बहुत सारी हो रही है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्या उत्तर होगा भैया, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर जो आपने हेक्सर ओलिन को पढ़ा होगा तो आप बहुत आराम से जानते होंगे कि हेक्सर ओलिन ने साधन संपन्नता की बात की थी। तो एक नियोजक के लिए तकनीकों के चयन के संदर्भ में तकनीक का औचित्य इसके द्वारा निर्धारित होगी, तो साधन संपदा के द्वारा। जब आप दोस्तों हेक्सर ओलिन की मान्यताओं को पढ़ेंगे तो उस प्रॉपर्टीज में आप लोग इसको जरूर देख पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दो वस्तुएं, दो राष्ट्र तथा तुलनात्मक लाभ का सरल सिद्धांत निर्धारित नहीं करने देगा। 2x2 मॉडल किसकी किसकी याद आनी चाहिए, 2x2 मॉडल में किसकी किसकी याद आनी चाहिए, बताइए। 2x2 मॉडल में किसकी किसकी थियरी याद आनी चाहिए, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग ए, ठीक है, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, और कोई भी है। दो वस्तुएं, दो राष्ट्र तथा तुलनात्मक लाभ का सरल सिद्धांत निर्धारित करने नहीं देगा। तो दोस्तों जितने लोग भी बी बोल रहे, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे गलत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा कि निश्चित कीमत अनुपात को जिस पर व्यापार के पश्चात वस्तुओं का विनिमय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जब आप रिकार्डो साहब की थियरी को पढ़ेंगे, रिकार्डो साहब की थियरी को पढ़ेंगे, तब वहां पे दोस्तों इस बात को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2x2 की बात करें तो आपको रिकार्डो आने चाहिए, यहाँ पे तो आपको रिकार्डो आ जाने चाहिए, फिर आगे मूव करेंगे तो हेबरलर साहब आपको याद आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग भी बी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि दो वस्तुएं, दो राष्ट्र तथा तुलनात्मक लाभ का सरल सिद्धांत निर्धारित नहीं करने देगा। तो दोस्तों ये बात रिकार्डो साहब अपने मान्यता के अंतर्गत कहते हैं कि निश्चित कीमत अनुपात को जिस पर व्यापार के पश्चात वस्तुओं का विनिमय होना चाहिए, ये बात दोस्तों क्या होगा, सही उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लिया है या जो लोग भी लेने वाले हैं, आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट की क्लास मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, आप 1-2 क्लास रोज देखते रहिए। वहाँ पे जितने भी नोट्स दिए जा रहे हैं 40 मिनट नोट्स को रोज पढ़ते रहिए। एक टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है रोज अटेम्प्ट करते रहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज सॉल्व करते रहिए। यूट्यूब पे एक वीडियो रोज देखते रहिए। ये सारे प्रोसेस करने में आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो यार इतने माध्यमों से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न आएगा, सारी चीज़ें दोस्तों आपकी कवर होने वाली है।
बस आप ईमानदारी से जितना प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है उतना प्रयास आप भी करिए। दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है। दोनों जगहों पे आपके सिलेबस के अनुसार कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये दोस्तों। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फिर से आपको रिकार्डो साहब की याद आ जानी चाहिए। तुलनात्मक लाभ की बात रिकार्डो साहब ही तो करते हैं, ठीक है। तो तुलनात्मक लाभ के तहत दो राष्ट्रों के बीच विशिष्ट वस्तुओं के मुक्त व्यापार से क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी आप लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया, कि दोनों राष्ट्रों के वास्तविक मजदूरी के स्तरों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए कि तुलनात्मक लाभ के तहत दो राष्ट्रों के बीच विशिष्ट वस्तुओं के मुक्त व्यापार से दो राष्ट्रों के वास्तविक मजदूरी स्तर में क्या हो सकता है दोस्तों? वृद्धि हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हैक्सर-ओलिन सिद्धांत भागीदारी देशों में व्यापार के आविर्भाव को समझाता है जिसका आधार है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। और देखिए दोस्तों, प्लीज थोड़ा भी आप घबराइएगा नहीं। अभी आपके पास संतुलित समय है। ईमानदारी से बहुत तेज नहीं भागना है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत दौड़ना नहीं होता है। आप बस चलते रहिए, लेकिन लगातार चलते रहिए, ठीक है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि संतुलित टाइम है और आराम से अपनी तैयारी करिए। अभी से भी आप सारी चीजों को अगर जो ठीक तरीके से करेंगे तो सब कुछ एग्जाम आते आते आपका कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भैया? सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई भाई? सी के अलावा किसकी याद आनी चाहिए? अच्छा, हैक्सर-ओलिन तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हैक्सर-ओलिन सिद्धांत को व्यापार का क्या कहा जाता है? आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। कल एक प्रश्न शायद कल या परसों आया था ना कि ये बताइए कि व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो हैक्सर-ओलिन के सिद्धांत को ही व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। जब हैक्सर-ओलिन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे दोस्तों यही उन्होंने बताया था कि दो देशों के बीच व्यापार उत्पादन लागतों में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वो उत्पादन के लागतों में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो और ये क्या है दोस्तों? यह अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता है। तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि ये बता दीजिए, कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है कि व्यापार की आय शर्तों में सुधार केवल यह इंगित करता है कि एक देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर सकता है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ठीक है तो कारण दे रहा है कि व्यापार की आय शर्त में परिवर्तन को व्यापार से लाभ का सूचक नहीं माना जा सकता है, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है, बताइए मुझे, ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए, सुनीता तिवारी जी, प्रमोद कुमार जी, तस्नीम खान जी, रुखसार जी, दीक्षा जी, रश्मि तिवारी जी, आशुतोष जी, सीमा माथुर जी। चलिए, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए। सुरेंद्र सिंह जी, मोहम्मद राशिद जी, शोभा जी, अफसाना सिद्दीकी जी, आरिफा बेगम जी, ठीक है, अरुधत्ती देवी जी, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी भैया यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? चलिए देखते हैं। व्यापार की आय शर्तों में सुधार केवल यह इंगित करता है कि एक देश अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर सकता है। तो क्या ये बात भैया ठीक है? तो ये बात तो भैया 100% ठीक है। जब आपकी
व्यापार की आय शर्तों में सुधार होगा, तो इसका मतलब यही तो होता है ना कि एक जो देश है अपने निर्यात के द्वारा पहले से अधिक मात्रा में आयात कर सकता है, मतलब निर्यातों को ज्यादा कर रहा है और उससे क्या कर सकता है दोस्तों की आयात भी मतलब बढ़ा सकता है। उसके बाद दोस्तों कारण दिया गया है कि व्यापार की आय शर्तों में परिवर्तन को व्यापार से लाभ का सूचक नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा भाई? क्यों नहीं माना जाएगा? 100% माना जाएगा। व्यापार की आय शर्तों में परिवर्तन होगा तो इसे व्यापार के लाभ का सूचक ही तो माना जाएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ए सही है और आर गलत है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और देखिए जितने लोग भी लाइक नहीं किए कृपया करके एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोगों के लिए ही क्लास 2 घंटे की होती है और रोज होती है, 7 बजे से रोज आपकी क्लास होती है। तो अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ठीक है? तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा आज के सेशन में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिना धैर्य के आप अटेम्प्ट करेंगे तो गलत होंगे। प्रश्न कुछ नहीं है, प्रश्न जो है वो बहुत इजी हैं, लेकिन धैर्य की जरूरत होती है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी ए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं भाई। और कोई भाई? चलिए बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं देखता हूं। राष्ट्रों में मुक्त व्यापार विश्व उत्पादन तथा आय में वृद्धि करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है भैया, मुक्त व्यापार होगा उन्मुक्त व्यापार होगा तो इससे क्या होगा दोस्तों कि उत्पादन स्तर में क्या किया जाएगा? वृद्धि किया जाएगा। जब उत्पादन स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी आय में वृद्धि होगी। इसमें कोई, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? ये बात भैया आपकी ठीक है, ठीक है। और अल्प विकसित देश व्यापार से समान रूप से लाभ नहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, ये भी बात तो ठीक ही है भाई कि अल्प विकसित देश व्यापार से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी को ज्यादा लाभ होगा, किसी को कम लाभ होगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। सर पीजीटी में इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। सन्नी गुप्ता जी, आपने प्रीवियस ईयर को देखा नहीं है क्या? अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने देखा नहीं है क्या? आज का जो सेशन हो रहा है बेसिकली पीजीटी में प्योरली यही आपके दोस्तों लेवल होता है, ठीक है। और ये कारण और अभिकथन का जो क्वेश्चन है ना, इसका वेटेज बढ़ने वाला है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इसका वेटेज इस एग्जाम में थोड़ा सा और बढ़ेगा। जितना पिछली साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया था उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इस साल। अगला प्रश्न कि विशेष आर्थिक क्षेत्र किसकी देन है? भाई ये तो इजी सा प्रश्न आ गया, ठीक है, ठीक है। तो निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धी एवं तनाव रहित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना जो की गई थी वो 2006 में की गई थी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नई आर्थिक नीति की कब स्थापना हुई थी? 2006 में। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र किसकी देन है? तो नई आर्थिक नीति की, जो कब अपनाई गई थी दोस्तों? 2006 में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसके अंतर्गत निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा मुक्त और तनाव रहित माहौल देने का प्रयास किया गया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला अगला बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि आयात की औसत प्रवृत्ति होती है। बच्चों वाला प्रश्न है, आयात की औसत प्रवृत्ति क्या होती है? अच्छा, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि यार चलो 1 घंटे पढ़ लिए, अब वीडियो को बंद करते हैं, 1 घंटे बहुत हो गया। बहुत संतुष्ट टाइप के लोग हो जाते हैं।
स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, एक घंटे पढ़ते हैं, कहते हैं कि यार चलो अब 8 बजने वाला है, अब छोड़ते हैं, 1 घंटे बहुत होता है। देखिए जब सेशन तैयार किया जाता है तो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जब तक आप पूरा सेशन नहीं देखेंगे आपको मैक्सिमम आउटकम नहीं मिलेगा। और सफलता का सबसे जो मूल है ना दोस्तों, वो यही है कि आप निरंतर प्रैक्टिस करें। अगर जो आपकी प्रैक्टिस में कमी आ गई ना, तो आप पूरी इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ लीजिए और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व ना करिए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी थियरी को एट अ टाइम दिमाग में रखना बहुत मुश्किल है। इतने सारे यूनिट दिए हैं, अगर जो थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों एक बार जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो पूरी इकोनॉमिक्स आपकी एक क्लास में रिवाइज हो जाएगी। तो सेशन को पूरा ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, कि आयात की औसत प्रवृत्ति होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि भैया आप बोल रहे हैं कि कुल आयात जो होता है उससे हम भाग दे देते हैं, किससे? समग्र राष्ट्रीय आय में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि आयात की औसत प्रवृत्ति होगी कुल आयात अपन समग्र राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोग और थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जैसे आप लगातार पढ़ रहे हैं, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप दिमाग में ये बना लेते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। देखिए हार्ड वर्क तब होता है ना जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं और उस चीज को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिए, उसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यार कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा है उसको आप एंजॉय करिए, ये ना सोचिए कि यार बहुत लंबे समय से हम पढ़े हैं। क्योंकि सबसे बड़ी फोबिया क्या है ना कि हम अपने दिमाग में ही ऑटोमेटिकली बना लेते हैं कि यार हम बहुत देर से पढ़े हैं, अब हमको रेस्ट की जरूरत नहीं, रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत नहीं होती है तो भी हम बना लेते हैं कि रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा भैया कि हार्डवर्क तभी होता है जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं और आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जब समझ लेते हैं फिर यार उसको तो एंजॉय करिए ना, उसके मजे लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइए क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होंगे? ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं गया भाई। तो चलिए आगत निर्गत की बात करें तो लियोनतिफ साहब आपको याद होंगे, बिल्कुल ठीक है। व्यापार शर्तों की बात करें तो आपको डोरेन साहब याद होंगे। ठीक है, डोरेन साहब याद होंगे। क्रय शक्ति क्षमता की बात करें भैया तो कहाँ गए? सॉरी, आगत निर्गत की बात करें तो लियोनतिफ साहब, व्यापार शर्त की बात करें डोरेन साहब, क्रय शक्ति की बात करें तो दोस्तों कैसो साहब, और तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि की बात करें तो अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सूची 1 को सूची 2 के साथ अगेन आपको सुमेलित करना है। चलिए भाई सुमेलित करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। चलिए, और मुझे थोड़ा सा आप 2 सेकेंड का वक्त दीजिए। चलिए ठीक है, आगे मूव करें, आगे मूव किया जाए। चलिए, क्या उत्तर है रे भैया? निरपेक्ष लाभ, इसको आप भूल जाएंगे, ये संभव नहीं है। एडम स्मिथ साहब। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
उसके बाद बात करें तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, तो डेविड रिकार्डो साहब। निवेश गुणक की बात करें दोस्तों, तो किसने? किन्स साहब ने। पारस्परिक मांग का सिद्धांत यहाँ पे होना चाहिए, पारस्परिक, ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा जे.एस. मिल, ठीक है। निवेश गुणक की बात तो किन साहब करते हैं, रोजगार गुणक की बात कौन करता है? कमेंट करके बताइए मुझे, रोजगार गुणक की बात कौन करता है? रोजगार गुणक के बाद ही निवेश गुणक की बात किन साहब करते हैं, लेकिन रोजगार गुणक की बात कौन करता है? कमेंट करके बताइए मुझे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यदि प्रस्ताव वक्र का ढाल स्थिरांक हो तो व्यापार शर्त होगी, कैसी होगी भाई बताइए? ठीक है, ऑप्शन नंबर, जैसा कि क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रोजगार गुणक की बात आरिफ खान साहब करते हैं, और इन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा विस्तार करते हुए आगे चल के किन्स साहब ने निवेश गुणक की बात की। अब रोजगार गुणक क्या होता है, निवेश गुणक क्या होता है, दिमाग में टिक करना चाहिए भाई, बहुत बार बताया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये बता दीजिए मुझे कि यदि प्रस्ताव वक्र का ढाल स्थिरांक हो तो व्यापार शर्त कैसा होगा? अच्छा सा प्रश्न करिए। ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या याद आना चाहिए? प्रस्ताव वक्र, सबसे पहली बात याद आनी चाहिए सर जी, मार्शल, मार्शल साहब को याद कर लेना चाहिए था आपको, ठीक है। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? भैया मार्शल साहब ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दो देशों के बीच विनिमय दर अर्थात जो व्यापार की शर्त होगा उसका निर्धारण उस बिंदु पे होगा जहां दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, वो काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा ना, और निर्धार्य होगा ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यदि प्रस्ताव वक्र का ढाल स्थिरांक है तो व्यापार शर्त क्या होगा? अनिर्धार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, एजवर्थ भी याद आ गए तो अच्छी बात है भाई। अगला प्रश्न है कि रिकार्डो के अनुसार व्यापार का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? इजी सी बात आ गई भाई, रिकार्डो साहब क्या कहते हैं कि व्यापार का आधार क्या है, बताइए? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा? यहाँ पे दो अर्थशास्त्री याद आने चाहिए, एक तो रिकार्डो साहब और दूसरे एडम स्मिथ साहब, ठीक है, एक रिकार्डो और एक स्मिथ। ये दोनों लोग किसकी बात करते हैं? श्रम लागतों की बात करते हैं ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, श्रम लागत बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग देशों के में क्या होता है दोस्तों, श्रम की जो लागतें वो होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, और इसी कारण दो देश क्या करते हैं, आपस में व्यापार करके लाभ की प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की मान्यता नहीं है? चलिए भाई, बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि सर एक काम करिए कि आप हेक्सर-ओलिन की मान्यता, हैरल्ड डोमर की मान्यता, हैरल्ड डोमर की मान्यता, उसके बाद दोस्तों सोलो साहब की मान्यता, इन सारी मान्यता, किन्स साहब की मान्यता, ठीक है, इन सारी मान्यताओं को आप क्या करिए कि ध्यान में रखे रहिए, ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, हैरल्ड डोमर, हेक्सर-ओलिन और सोलो, इन इन तीनों की अगर जो बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक प्रश्न बेसिकली पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा? क्या बोल रहे हैं? मान्यता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भैया जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने बहुत सविस्तार से बहुत जोर दे करके इस पे बताया था कि तकनीकी ज्ञान को उन्होंने क्या माना था, स्थिर माना था। तकनीकी को उन्होंने क्या माना था, स्थिर माना था, जबकि उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, दो देशों के मध्य क्या हो रहा है, स्वतंत्र व्यापार हो रहा है, बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है, अर्थात और साथ ही साथ क्या, पूर्ण रोजगार भी है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उन्होंने तकनीकी को क्या माना था, स्थिर माना था, मतलब तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने व्यक्त किया कि व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल जाने की रही है? इजी सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत कर सकते हैं क्या आप? इस प्रश्न को आप गलत कर सकते हैं क्या?
अगर जो आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े, ये तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आप कर देंगे। बिल्कुल ठीक है भैया, यार 1 सेकंड के अंदर अंदर कर देंगे। और जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये कह रहा है कि व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल। तो ये सीगर प्रेबी साहब कहते हैं कि अगर जो विकासशील देश विकसित देशों से व्यापार करता है तो विकासशील देश को हानि होती है, विकासशील देश को बहुत सारा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और ये बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है। हम अपने देश में, हम क्या है, एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। जब हम अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका में ले गए, तो वहां पे क्या होता है ना दोस्तों, अब तो थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या होता था कि अपनी वस्तुओं को हम ले गए, वो थोड़ा बहुत सैंपल लेते थे, चेक करते थे, उनको अगर जो अच्छा नहीं लगता था तो कहते थे टाटा बाय बाय, हम आपकी वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं। अब थोड़ा सा सुधार आ गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल जाने की रही है। सीगर प्रेबी साहब कहते हैं कि अगर जो विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करते हैं तो विकासशील देश को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगला, ठीक है, ठीक है, कि कौन सा वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है। बहुत सारे लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर जी पूरक वस्तु नहीं दिया है क्या ऑप्शन में ठीक है, बहुत सारे लोग के दिमाग में आया होगा ये बात कि अरे यहाँ तो पूरक वस्तु देना चाहिए था इसको। चलिए बता दीजिए क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर, प्रस्ताव वक्र मार्शल साहब के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, ये दोस्तों मार्शल साहब ने जो प्रस्ताव वक्र दिया था उसी में इसकी बात की थी कि एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है। यह है दोस्तों प्रस्ताव वक्र जो मार्शल साहब ने दिया था। अगला प्रश्न, चलिए भाई, इजी सी बात है, देखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना ही इजी प्रश्न है। ये देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना ही इजी प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। कि यदि दो देश दिए गए हैं, यदि देश 1 में वस्तु ए और बी की श्रम लागत क्रमशः A1 और B1 है तथा देश बी में श्रम लागत A2 और B2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक लागत अंतर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्या उत्तर होगा? इसको तो हमने कई बार बताया है आप लोग को सर। ठीक है, तो आप दोस्तों जानते होंगे, सभी लोग ठीक कर भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, तो ठीक कर रहे हैं कि भैया A1 अपान A2 ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा B1 अपान B2 के, और B1 अपान B2 लेस देन होगा 1 के। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा है। ये कथन किसका है भैया? आराम से करिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशेष दशा है, ये बात किसने कही थी भाई? बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए, क्लास आपकी ही तो है, आपके लिए ही तो क्लास हो रही है ना, तो निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। कितने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम रहती है। चलिए बता दीजिए मुझे क्या होगा। पोहलिन की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बट बर्टीन पोहलिन, ठीक है, यही कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशेष दशा है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन से अर्थशास्त्री ने व्यापार तटस्थता वक्रों का प्रयोग प्रस्ताव वक्रों के विभिन्न बिंदुओं के निर्धारण हेतु किया जाता है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जिंदगी में सफल होना है तो छोटी सी बात है, वो काम आपको करना है जो कोई नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे लोग दूसरे की कॉपी करते हैं कि आज जैसे वो पढ़ रहा है वैसे हम भी पढ़ लेंगे। सबका रास्ता अलग अलग है ना, सबका रास्ता अलग अलग है। आपको सफलता मिलेगी अलग तरीके से, किसी और को सफलता मिलेगी अलग तरीके से, तो आप किसी दूसरे की कॉपी करके सफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये बात आप 100% मानो। और थोड़ी सी जिद होनी भी जरूरी है। और जो लोग काफी लंबे समय से हमें
ज्वाइन किए हैं वो थोड़ी बहुत प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जितना मैंने इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस करवाया है, जितना प्रैक्टिस सेशन मैंने दिया है, उतना यूट्यूब पे आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि इस क्षेत्र में क्या है कि मुझे उपलब्धि हासिल है। हालांकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपना क्या बोल रहा हूँ कि गुणगान कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इसके लिए एफर्ट लगाए, बस छोटी सी बात है, लगातार 7 बजे आता हूँ, आपके सामने बैठ जाता हूँ, सेशन करवाता हूँ। तो कंटिन्यूटी में बहुत ताकत होती है। कंटिन्यूटी में क्या होती है, बहुत ताकत होती है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की क्लास लगभग कितनी हो गई होगी, अमूमन पिछली वैकेंसी में 230 से 40 क्लास हुई थी, और इसमें अभी तक कितनी हो गई, 210 शायद आज है। तो केवल प्रैक्टिस की बात करें तो लगभग हम लोग 500 क्लासेस के पास पहुंचने वाले हैं। और क्लासेस छोटी नहीं है, क्लासेस लगभग 2 घंटे की है। क्लासेस छोटी नहीं है, लगभग 2 घंटे की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन से अर्थशास्त्री ने व्यापार तटस्थता वक्र का प्रयोग प्रस्ताव वक्रों के विभिन्न बिंदुओं के निर्धारण हेतु किया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो जितने लोग भी जेम्स मीड की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन से अर्थशास्त्री ने व्यापार तटस्थता वक्रों का प्रयोग प्रस्ताव वक्रों के विभिन्न बिंदुओं के निर्धारण हेतु किया? तो वो किया गया था दोस्तों जेम्स मीड के द्वारा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा? ठीक है, चलिए ठीक है। लाल बहादुर जी का रेसर नौकरी पाने के बाद भी जुड़े रहेंगे। ऐसे हैं बहुत, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लास के एडिक्टेड हो गए, मतलब उनको क्लास में बहुत मजा भी आता है। और जैसा कि 2-3 लोग को मैं जानता हूँ, नौकरी मिल गई है लेकिन फिर भी वो क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मजा आता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, इंजॉय किया जाए क्लास को, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, बी बोल सभी लोग बोल रहे हैं, व्यूह नीतिक व्यापार का सिद्धांत। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश के व्यापार के लिए क्या होता है, एक व्यूह नीति अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, अगला, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दरिद्र जन्य विकास की अवधारणा के योगदान का श्रेय है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग अभी मुझे ज्वाइन किए हैं वो लोग नहीं समझ सकते, वो लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग पुराने समय से मुझे बहुत ज्वाइन किए हैं, वो लोग थोड़ा सा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब चलिए आगे मूव करें। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में उन्होंने मुझे देखा है, बहुत पहले से देखा है। जब क्लास होती थी तो 2 लोग 3 लोग क्लास लेते थे। ठीक है, और उन सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा के योगदान का श्रेय है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, किसकी बात कर रहा है भैया, जगदीश भगवती की बात हो रही है ना। तो जितने लोग भी जगदीश भगवती की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। फिर आपको वो सेंटेंस याद आना चाहिए कि जगदीश भगवती ने क्या कहा कि भैया कहीं आप ऐसा ना करिए कि आप अपने उत्पादन के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए ताकि आपकी मांग के अनुसार पूर्ति ना हो पाए, और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, दरिद्रता की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं
सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न। अगला कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात समान उद्योगों पर लागू होता है? चलिए भाई बताइए कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात समान उद्योगों पर लागू होता है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं भाई, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ऐसी वस्तु जो राष्ट्र के बंदरगाहों के बाहर भेजी ही न जाए। ठीक है, तो निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा एक निर्यात समान उद्योगों पर लागू होता है? ऐसी वस्तु जो राष्ट्र के बंदरगाहों के बाहर भेजी ही न जाए। ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात समान उद्योगों पर लागू होता है? समान उद्योग है, ठीक है, तो ऐसी वस्तु जो राष्ट्र के बंदरगाहों के बाहर आप भेजे ही नहीं। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों एक बात समझिएगा कि इस प्रश्न को एक दिन में थोड़ा सा और ठीक से करवाने वाला हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को मैं देख रहा था, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास कर रहा था, बट अभी तक कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं हूँ। मैं बताऊंगा अगले मतलब आने वाले सेशनों में जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? जी तस्नीम खान जी, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आने वाले समय में इसको जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पुरानी पेंशन लागू हो गई? कहाँ लागू हो गई भाई? पुरानी पेंशन कहाँ लागू हो गई? ये बहुत खुशी की बात है भाई, पेंशन लागू हो जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रों में भौगोलिक अंतर के कारण। ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत क्यों, अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि राष्ट्रों में भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो लोग भी झारखंड से मेरे साथ जुड़े हैं ना, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। 180 सेट इकोनॉमिक्स में है और बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। मेहनत करके लग जाइए, एग्जाम की डेट का इंतजार ना करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दो देशों का समूह जिसने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है कहलाता है। देखिए अभी हम लोगों ने एक प्रश्न को देखा था, ठीक है, इसी प्रश्न को देखा था थोड़ा अलग तरीके से। तो ये क्या होता है दोस्तों? मुक्त व्यापार क्षेत्र ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है उसे हम मुक्त व्यापार क्षेत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न कि प्रस्ताव पत्र के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, झारखंड में जो भी है फॉर्म भरा है भाई, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन जो होगा वो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। यूपी वाले जाएंगे नहीं, बिहार वाले जाएंगे नहीं,
और यूपी बिहार वाले जाएंगे नहीं, केवल झारखंड वाले रहेंगे। तो आप जानते ही हैं कि झारखंड में थोड़ा सा इससे क्या होगा कि कंपटीशन का लेवल नीचे हो जाएगा। तो इत्मीनान से मेहनत करिए, अभी से लग जाइए, नौकरी सामने पड़ी हुई है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि प्रस्ताव वक्रों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो प्रस्ताव वक्र व्यापार में होने वाले लाभों की व्याख्या नहीं करता है। नहीं भैया, प्रस्ताव वक्र जो है वो व्यापार में होने वाले लाभों की ही तो व्याख्या करता है ना, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो छोटी सी बात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि व्यापार अधिमान वक्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, कि व्यापार अधिमान वक्र का प्रतिपादन किया गया। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है, बहुत बार हम लोगों ने किया है ना, तो गलत तो नहीं होना चाहिए। जेम्स मेड साहब ने ही तो दिया था ना, जेम्स मेड ने दिया था ना। तो व्यापार अधिमान वक्र का जो प्रतिपादन किया गया था, जेम्स मेड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार इन लोगों की व्याख्या को भी हम लोगों ने देखा है। दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और जो लोग भी दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, झारखंड टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। अर्थात दोस्तों आपकी थियरी की क्लास हो रही है, और जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उतना ही आप करके ये सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आप वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़िए, साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। वहां पे 1 घंटे आप रोज कॉन्सेप्ट पढ़िए। जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कम से कम 30 मिनट नोट्स का रिवीजन करिए। वहां पे दोस्तों मैं एक टेस्ट वहां पे टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ। एक टेस्ट को आप रोज अटेम्प्ट करिए, एक टेस्ट को आप रोज अटेम्प्ट करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप रोज अटेम्प्ट करिए। कहाँ से प्रश्न बनेगा, सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा कवर हो रही हैं। वहां पे आप सारी चीजों को कवर करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आपको इस लाइफ टाइम की, मीट से एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है दोस्तों। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अगर जो आपके पास कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच प्रारंभ है, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो क्लासेस, नोट टेस्ट सीरीज, झारखंड स्पेशल भी करवाया जाएगा। तो इस नंबर पे 2000 रुपये पेमेंट करके आप एडमिशन यथाशीघ्र ले लीजिए दोस्तों। झारखंड में सुनहरा अवसर है इस बार नौकरी प्राप्त करने का। साथ ही साथ दोस्तों अर्थशास्त्र का संपूर्ण नोट्स अगर जो आपको केवल चाहिए तो केवल आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं 500 रुपीज पेमेंट करके, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। यहाँ पे आपको करंट के भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज तैयार है, 10 टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। केवल और केवल 300 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट की क्लास अगर जो ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो आपको कहीं भी अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई नोट्स परचेज करने की जरूरत है, ना ही कोई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अलग से लेने की जरूरत है। सारी चीजें मेरे द्वारा आपको वहां पे उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है। एक सुनहरा मौका है जब आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आराम से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को करते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, उस नोट्स पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है दोस्तों।
2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी पूछ रहे सर थियरी की क्लास कितने बजे से चलती है? थियरी की क्लास दिन में 1 बजे से होती है, लेकिन अगर जो किसी कारणवश आप क्लास 1 बजे नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं तो उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी उपलब्ध होती है, तो आप अपने समय के अनुसार वो क्लास जब चाहें तब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपकी कमेंट को यहाँ पे पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए सीमा जी थैंक यू वेरी मच, सुरेंद्र जी, बबीता जी, तस्नीम जी, अफजल हसन जी, रश्मि तिवारी जी, मौसम कुमारी जी, चंद्रजीत जी, रागनी जी, मालती जी, दीक्षा जी, अकाता यादव जी, रेणु जी, शोभा जी, लाल बहादुर जी, जितेंद्र जी, रावण कुमार जी, निरुपमा सिंह जी, रुखसार खातून जी, सोहन जी, दीक्षा सिंह जी, रत्नेश कुमार जी, सन्नी गुप्ता जी, ललिता जी, राकेश राय जी, उर्मिला जी, सुनीता तिवारी जी, जितेंद्र जी, ज्योतिष कुमार जी, रीता जी, देवेंद्र जी, मुस्कान जी, अंकिता यादव जी, वैभव सिंह जी, और उदत्ती देवी जी, देवेंद्र जी। ठीक है, लक्ष्मी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कुणाल कुमार जी और आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। देखिए दोस्तों, समय संतुलित है, संतुलित समय में क्या पढ़ना है आपको ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, ऐसे कंटेंट नहीं पढ़ने हैं कि आप पढ़े भी और उसका आपको आउटकम भी ना मिले। ठीक है, तो आउटकम मिलना जरूरी है। चलिए कल मिलेंगे 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।